अर्तुगरुल सीजन 4 की किस्त नंबर 73 का आगाज कुछ इस तरह होता है। सादुद्दीन इंतहाई बेबसी की हालत में रुमाल से अपने मुंह पर लगा हुआ खून साफ करता है और कहता है, हिजरत का तमाम रास्ता खतरनाक है, लेकिन इसकी कामयाबी गैर यकीनी है और पनाह हासिल करने की जगह दूर से दूर हो रही है। यकीनन ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसका इख्तिताम ना हो। और सादुद्दीन अपने आप से कहता है कि पशेमान मत हो सुल्तान सादुद्दीन। फिर उसके बाद वह असलहान खातून का नाम पुकारता है। अर्तुगरुल सादुद्दीन के गिर्द घूमते हुए कहता है कि तुम्हारी तमाम शैतानी बातें अब खत्म हो चुकी हैं। अब काली तलवार से काले खून को बहना है और ये काली मिट्टी तुम्हारे खून से भर जाएगी। काले बादल छट जाएंगे और सूरज चमकेगा। इसके बाद अर्तुगरुल अपनी तेज तलवार से सादुद्दीन का सर कलम कर देता है और बिल आखिर सादुद्दीन जैसी शैतानी ताकत का खात्मा हो जाता है। इसके बाद तुर्गुत सादुद्दीन के सीने में लगा हुआ असलहान खातून का खंजर निकाल लेता है और कहता है कि बहुत से बहादुर जवानों की तरह असलहान खातून तुम्हारा भी इंतकाम ले लिया गया। और असलहान खातून के खंजर को सादुद्दीन के कपड़ों से साफ करता है। इसके बाद अर्तुगरुल गुनाब से कहता है कि मेरे वफादार किलेदार अब अपने फराइज पर वापस जाएं और कारा चायसार अब आपके हवाले है। इसके बाद तुर्गुत और अर्तुगरुल बगलगीर हो जाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कराजा से मुखातिब होता है और कहता है कि सुल्तान के फैसले के मुताबिक हमने सादुद्दीन का खात्मा कर दिया है। अब हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है। उसामुद्दीन का राजा कहता है कि अब से फौज की क़यादत मेरे हाथ में है। तुगान कहता है कि हम सादुद्दीन की लाश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमाएंगे, जैसा कि वो आपके साथ करना चाहता था अर्तुगरुल कहता है कि हमारे बीच जो गद्दार हैं और दुश्मन वो देखें कि कोपैक का क्या अंजाम हुआ, ताकि वो अच्छी तरह से समझ जाए हमारी रियासत क़यामत तक कायम रहेगी। और ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें कि तुर्कों की रियासत को कोई भी जेर नहीं कर सकता। इसके बाद सब अल्लाह अकबर का नारे लगाते हैं। अगले सीन में सुल्तान अपनी माँ और अर्तुग साहब के साथ खेमे में मौजूद होता है। अर्तुग कहता है कि हमें किसी भी वक्त अर्तुग साहब की तरफ से खबर मिलेगी। इतने में बाहर नकारा बजता है। हाइमा खातून और हलीमा घबरा कर बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि रात के इस वक्त हमारे कबीले में कोई नहीं आता। इतने में बमसी अंदर दाखिल होता है और खुशी खुशी सुल्तान को बताता है कि खुशखबरी है, अर्तुगरुल साहब वापिस आ गए हैं। वहाँ पर मौजूद सब लोग खुशी का इजहार करते हैं। इतने में अर्तुगरुल, तुर्गुत और सुमुर्तकिन अंदर दाखिल होते हैं। सुल्तान उनको खुशामदीद बोलता है और कहता है कि यकीनन आप अच्छी खबर लाए होंगे। अर्तुगरुल कहता है कि अल्लाह के हुक्म से जो मिशन आपने हमें दिया था वो मुकम्मल हो चुका है और अब से सादुद्दीन की दहशत का खात्मा हो चुका है और रियासत की बका के लिए हम जिस रास्ते पर निकले थे या तो हमने शहीद होना था या फिर कामयाब। और अल्लाह का शुक्र है इसकी मदद से हमने जालिमों को शिकस्त दे दी। हमारे दरमियान में मौजूद गद्दार और इनकी हिमायत करने वाले सब तबाह हो चुके हैं। हक आ गया और बातिल मिट गया। सुल्तान कहता है कि आपने मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद और तुर्गुत की बीवी असलहान खातून और बहुत से बेगुनाहों का बदला ले लिया और हमारी रियासत का सूरज एक बार फिर हमारी सरजमीन पे तुलू हो गया। आपकी और आपके जवानों के किस्से सदियों तक सुनाए जाएंगे। इसके बाद महापरी खातून कहती है कि आपने कहा था कि सांप जितना भी बड़ा हो हमारी तलवारें इसका सर कुचलने की अहलियत रखती हैं। अल्लाह कभी आपके दिल को कोई गम न दे। अब मुझे अंदाजा हुआ सिर्फ अकेले सुल्तान की ताकत की वजह से नहीं चलती, बल्कि ये जवानों की हिम्मत और जहानत पर चलती है जो रियासत की खुशहाली की खातिर अपनी जाने खतरे में डालते हैं। इसके बाद सुल्तान कहता है कि मेरे फरमान के मुताबिक अर्तुगरुल आपका सरदार आला का हक बहाल किया जाता है। अब इन सरजमीनों पर आपका ही फैसला चलेगा। अब मैं कोने वापस जाकर अपनी रियासत की बागडोर संभालूंगा और अम्मी जान अब आप बाकी जिंदगी रियासती अमूर से दूर महल में गुजारेंगे। महापरी खातून कहती है कि जैसे आप चाहें। इसके बाद अर्तुगरुल अपनी माँ और हाइमा खातून से मिलता है और वो दोनों उनको बहुत दुआएं देती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है अर्तुगरुल अपने साथियों और गुनाब साहब के साथ हानी बाजार में मौजूद होता है। गुनाब अर्तुगरुल को बताता है कि किले में सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है जैसा होना चाहिए था। ईसाई अपनी तिजारत करते हैं और अपनी मजहबी इबादत भी करते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि ईसाई लोगों के बुजुर्गों को मेरा सलाम दीजिएगा। अर्तुगरुल सबके साथ बातचीत में मसरूफ होता है कि वहाँ पर एक खातून कुछ लोगों के साथ अपना सारा सामान उठाए हुए घोड़े पर सवार होकर आती है। तुर्गुत अर्तुगरुल से पूछता है कि हम सोगोत कब हिजरत करेंगे। अर्तुगरुल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सोगोत की तरफ हमारी हिजरत बगैर कत्लो गारत और तशद्दुद के हो, इसलिए मैंने इसका इरादा भी फिलहाल मुलतवी कर दिया है ताकि लोगों में अमन रहे और एक बार अहमद भी आ जाए। वो हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेगा
पड़ेगा तो मुनासिब वक्त पर हम हिजरत की तैयारियां करेंगे। इतने में अब्दुर्रहमान आकर बताता है कि बाहर के जश्न नौरोज की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब लोग इंतजार में हैं कि आप उनको अपनी मौजूदगी से कब शर्फ बख्शेंगे। अर्तुल कहते हैं कि चलो फिर बाहर की आमद का जश्न मनाते हैं। बाजार में मौजूद एक शख्स घोड़े पर सवार इस खातून को देखकर कहता है कि ये शिकारी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसका साथी उसको कहता है खालों को देखकर आप बता सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। यकीनन वो झगड़ा चाहते हैं। वो शख्स उसको जवाब देता है कि फिर मुझे यकीन है वो जो चाहते हैं उन्हें मिलेगा और तुम इन पर अपनी नजर रखना। वो खातून जो कि नयान की बहन होती है घोड़े से उतरती है और उसी शख्स के पास आती है। वो शख्स उससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज की तलाश है। वो खातून कहती है कि मुझे जिस चीज की तलाश है वो मुझे जंग में मिल जाएगी, तुम्हारी इस बेकार दुकान में नहीं। इतने में वो खातून एक तरकश उठाती है और उससे पूछती है कि ये कितने का। वो शख्स बोलता है कि ये 2 सोने के सिक्के का है। वो खातून कहती है कि तुम बहुत बेशर्मी से इस तरकश के 2 सिक्के मांग रहे हो। उस तरकश को उठाकर नीचे फेंक देती है। इतने में वो खातून एक और खाल उठाती है और कहती है कि यकीनन तुम इसके 3 सोने के सिक्के मांगोगे और उसको भी नीचे फेंक देती है। बाजार में हलचल मच जाती है। वो खातून उन दोनों चीजों को अपने पाँव से रोंदती हुई आगे बढ़ जाती है। उस शख्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़कर कहता है कि चली जाओ तुम यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ आने वाले तुम्हारे साथियों को अपने पैरों तले रोन दूं। वो खातून कहती है कि मैं क्यों जाऊं, ताकि तुम बकरी की खाल को हिरन की खाल बनाकर लोगों को बेचकर धोखा दे सको। वो शख्स गुस्से में उस खातून पर हाथ उठाता है, लेकिन खातून जो कि लड़ना जानती है उस शख्स का हाथ मरोड़कर उसको नीचे फेंक देती है और उस शख्स के साथी को भी जोरदार लात मारती है। फिर उस शख्स के सीने पर अपना पाँव रख कर कहती है कि बताओ इस बाजार का मालिक कौन है। इतने में वहाँ अर्तुल और उसके साथी भी आ जाते हैं। अर्तुल कहता है कि मैं हूँ। वो खातून आगे बढ़कर कहती है कि तुम कौन हो। अर्तुल कहता है कि मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल हूँ और तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किस चीज की तिजारत करते हो। वो खातून कहती है कि मैं आलमीला हूँ और मैं चमड़े के काम की निगरानी करती हूँ। अपने भाई की तरफ इशारा करके कहती है कि ये एनजे है और ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा बेहतरीन शिकारी है और ये खोजी भी है और जब ये खिंची हुई तार को छोड़ता है तो इसके तीर के निशाने से कोई नहीं बच सकता, यहाँ तक कि ना तो भेड़िया, हिरन और हत्ता के मक्खी भी नहीं। और अपने उस्ताद की तरफ इशारा करके कहती है कि कारामिश भी इस दुनिया के सबसे बेहतरीन चमड़े के माहिर हैं। फिर अर्तुल कहता है कि तुम्हें मेरे ताजरों से क्या मसला है, तुम मेरे बाजार में क्यों आए हो। अलमीला खातून कहती है कि ये बदमाश जिसे आप अपना ताजिर कहते हैं इस बाजार में छुपा हुआ एक डाकू है। हम पहाड़ों और जंगलों में जानवरों का शिकार करके इनकी खाल उतारते हैं और फिर इनको बांध कर बेचते हैं और इसके बरक्स आपके बाजार में मौजूद ये ताजिर बकरी की खाल को हिरन की खाल बनाकर बेचता है। मंगोल लश्करों से फरार होकर हम अपनी खालें बेचने गए। हमने इन पर सख्त मेहनत की थी, लेकिन इन डाकुओं की वजह से जो कि उसे 2 से 3 गुना महंगा फरोख्त करते हैं हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और अब हमारी बस हो चुकी है। इससे आगे अब मुशरकों की जमीनें हैं। अब या तो बाकी ताजरों की तरह हम यहाँ पर आबाद हो जाएं और इज्जत से अपनी रोजाना की रोटी कमाएं या फिर अपने अब्बा और अजदाद की तरह काफरों की सरजमीनों पर हमला कर दें। अर्तुल उस शख्स से पूछता है कि क्या ये खातून सच कह रही है। वो ताजिर कहता है कि मैं जो भी करता हूँ तिजारत के दायरे में रहकर करता हूँ। मैं जो भी करता हूँ मेरी चीजें मेरे स्टॉल पर सब कुछ सामने होता है। अगर लोग उनको पसंद करते हैं तो वो खरीदते हैं, वरना वो चले जाते हैं। वो खातून उस ताजिर से कहती है क्या तुम अपनी खाल की तैयारी में ताजा शाह बलूत के फल का रस इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दरख्तों से गिरे हुए पके हुए शक्करदार रस को इस्तेमाल करते हो। और मजीद ये कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि बकरे की खाल में चमक लाने के लिए क्या अमल करते हैं। तुम कारीगर नहीं बल्कि धोखेबाज हो और सबसे बढ़कर तुम जो हिरन की खाल के तौर पर बेचते हो वो असल में बकरे की खाल है। क्या तुम्हें इस बात पर शर्म नहीं आती। वो ताजिर अर्तुल से कहता है कि क्या आप इस औरत को इसकी हद नहीं बताएंगे। अर्तुल उस ताजिर से कहता है क्या अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खबरदार नहीं किया कि तुम तोलने में ज्यादती ना करो और इंसाफ से तोलो और तोलना घटाओ। वो ताजिर कहता है कि जी बिल्कुल ऐसा ही फरमाया है और इसके साथ कुछ और आयतों का हवाला देता है। अर्तुल गुस्से से अपने सिपाहियों को कहता है इस मुसीबत सास को मेरे बाजार से बाहर निकाल दो। वो ताजिर नीचे बैठ जाता है और गिड़गिड़ाता है और माफी का मुतालबा करता है। अर्तुल कहता है कि इस ताजिर का सामान भी मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। इसके बाद अर्तुल उस खातून से पूछता है कि आप क्या चाहती हैं। वो कहती है कि मैं आपके बाजार में बाइज्जत तौर पर कारोबार करने के लिए जगह चाहती हूँ। गुनाह सवाल उठाता है कि अर्तुल साहब ये कैसे जान सकते हैं कि तुम लोग यहाँ पर बाइज्जत तरीके से तिजारत करोगे। वो खातून कहती है कि हम यहाँ पर महज चीजें बेचकर शिकार के लिए नहीं आए, बल्कि अपना कारखाना लगाकर अपने कारोबार को फैलाने की नीयत से आए हैं और ऐसा अगर साबित ना हुआ तो आप हमारे सर उतार दीजिएगा। अर्तुल कहता है कि ये कैसे होगा। वो बोलते हैं कि आपके जंगलों में वाफर मिकदार
मीनार में शाह बलूत है। हम अपने कारखाने में जो कि हम दरिया के साथ लगाएंगे, इन लोगों को मुलाजमत देंगे जिनके पास काम नहीं, और हम बाजार में आला मयार की चीजें बेचने के लिए लाएंगे। और यहाँ पर मेरे माहिर उस्ताद भी आ रहे हैं। अर्तुल कहता है कि ये स्टॉल अब आपका है और अगर आप कारखाना लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकती हैं, लेकिन ये बात अपने जहन में बिठा लें कि इस जगह पर इंसाफ सिर्फ मेरा होगा, और अगर आपने मेरे असूलों की खिलाफ वर्जी की तो तुम लोग एक चमड़े के ताजिर नहीं बल्कि मेरे खेमे की कालीन बन जाओगे, और इस बात को याद रखना। इसके बाद अर्तुल वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अहमद क्रेतोस के पास आता है। क्रेतोस बताता है कि शहनशाह ने फौज भेजने का अपना इरादा मुलतवी कर दिया है। अहमद कहता है कि बुज़दिल, उसने हमें महीनों तक रोके रखा। क्रेतोस कहता है कि जब सुल्तान आमिद मुहिम पर था तो हम अर्तुल को खत्म कर सकते थे। अहमद कहता है कि हम हार नहीं मान सकते। क्रेतोस कहता है कि मेरे बेटे की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। अहमद कहता है कि हम तुम्हारे बेटे का बदला ले सकते हैं, तुम मुझ पर इंहिसार कर सकते हो। इसके बाद क्रेतोस अहमद से कहता है कि मैं फौज को जंग के लिए तैयार करने का फरीजा तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम उन्हें तुर्कों के खिलाफ लड़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार करो, और अर्तुल के सोगोत रवाना होने से पहले हमने इनके साथ हिसाब चुकता करना है। अगले सीन में अर्तुल और उसके साथी कबीले में दाखिल होते हैं जहाँ नौरोज का जश्न जारी होता है। तो यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। मामा फलक जो भी कॉलेज से आई थी और मामा की आवाज से सारा घर सर पे ले लिया था। क्या है, क्यों सर खा रही हो? उसको नहीं आता तुम्हें? बंदरी, आहद ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। कहाँ गए हैं ये सब? और ये बंदरी किसे बोला? मोटे बंदर, फलक ने पूछा। मामा और छोटी मामा शॉपिंग पर गई हैं, और आफ्टर ऑल घर में डियर कजन बंदरी आपके सिवा कोई नहीं, इसका मतलब है आपको ही बोला ना? आहद ने दांत दिखाते हुए कहा। रुक मोटे बंदर, मैं तुम्हें बताती हूँ बंदर कौन है। अब सारे घर में फलक जूता लेकर पीछे पीछे और आहद आगे दूर कहीं भागता फिर रहा था। फलक जमीन बोझ हो गई। फलक ने फिर चीख कर कहा कि बंदरी। आहद ने हंसते हुए कहा, बंदर, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए भाग रही थी और गिर गई। वो बच्चों की तरह रो रही थी। अरसलान या वहीद होते तो आहद की दुर्गत बन गई होती, पर अफसोस आज कोई नहीं था। आहद आकर फलक के साथ बैठ गया क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि फलक भाग नहीं सकती। अच्छा मनहूस, मेरी टांग तोड़ दी, फलक ने कहा। मनहूस होगी तुम कजन, आहद ने कहा। अल्लाह करे तुम्हें मोटी बीवी मिले, काली हो, उसके दांत पीले हों। फलक बूढ़ी औरतों की तरह बद्दुआएं दे रही थी। ओ वाह, पीला कलर तो मुझे बहुत पसंद है। और काला कलर भी मुझे बहुत पसंद है। आहद फलक को तंग करने के लिए बोल रहा था। अल्लाह बदबख्त कहीं के, फलक ने दुहाई दी। अब का मंजर अजीब था। फलक के बाल आहद के हाथों में और आहद के बाल फलक के हाथों में थे। जंग शुरू हो चुकी थी। हायला, ये क्या कर रहे हो दोनों? गंदे हो जाओगे। कौन शादी करेगा तुम दोनों से? शहनीला बेगम की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे के बाल छोड़ दिए थे। ओ मामा, वो उठकर शहनीला बेगम के गले में
ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ ماما آپ کا نام شہنیلا گل نہیں ایموشنل گل ہونا چاہیے تھا، احد نے کہا تو سب کے کہکے لگے اور شہنیلا بیگم نے منہ پھیر لیا۔ آپ مر گئی، فلک جیسے ہی اٹھی کر آ گئی۔ کیا ہوا؟ دلناز بیگم نے کہا۔ ماما یہ میرے ساتھ ڈانس کر رہی تھی، میں نے بہت روکا پر وہ کہتے ہیں نا کہ بندری تو بندری ہوتی ہے، جب تک وہاں سے یہاں جمپ نہ لگائے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پر یہ نئی بندری ہے نا اس لیے جمپ کہاں لگانا نہیں آتا اور گر گئی۔ احد بولتا تھا تو کب چپ ہوتا تھا۔ اچھا تم تو پرانے لگتے ہو بندر، تم فلک کو سکھا رہے تھے نا، شہنیلا بیگم نے کہا۔ اچھا چلو جلدی گاڑی نکالو اور فلک کو ہاسپٹل لے کر چلو، سہریش نے کہا۔ ہاں بندری آ جاؤ، بھاگ گیا کیونکہ شہنیلا بیگم کی فلائنگ چپل آ رہی تھی۔ احد کے درشن کرنے دلناز بیگم شہنیلا نے فلک کو اٹھانے میں مدد دی اور گاڑی میں بٹھایا۔ سہریش بیٹا آپ ان دونوں کے ساتھ چلے جاؤ کیونکہ ہمیں گھر میں بہت کام ہے اور میری بیٹی کو تنگ نہیں کرنا۔ احد ورنہ تیری شادی نور سے کروا دینی ہے میں نے، دلناز بیگم نے کہا اور احد نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ احمد صاحب کو شادیہ بیگم کو اللہ نے ایک بیٹی اور 2 بیٹے عطا کیے تھے۔ بیٹی مہرو جس کی شادی اس کے چچا زاد نعیم سے ہوئی تھی، جس کی بڑی بیٹی نوری تھی، سب نور نور کہتے تھے۔ دوسری فائزہ، ایک بیٹا جس کا نام دلاور اور دوسرا دانش تھا۔ مہرو کی شادی غریب گھر میں ہوئی تھی اس لیے وہ ہمیشہ اپنی بھابھیوں سے جلتی رہتی تھی۔ اس کے بعد وحید صاحب کی شادی شہنیلا بیگم خالہ کے گھر پہ ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا میسم تھا، باقی پاکستان ایجنٹ، اور اس کے بعد سہریش تھی۔ لاسٹ میں بندر تھا احد۔ ارسلان صاحب کو ایک بیٹا تھا محسن، وہ بھی میسم کے ساتھ ایجنٹ تھا، اور ایک بیٹی فلک تھی۔ احمد صاحب اور شادیہ بیگم کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی تھی۔ مہرو بھی ہر مہینے اپنے بھائیوں کے گھر 10 دن رہنے آتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ۔ محسن اور میسم 2 منتھ سے غائب تھے کیونکہ ان کی جاب ایسی تھی کہ کہاں شہید ہو جائیں، کہاں دفن ہو جائیں، کسی کو نہیں پتا کب جانا ہے اور کب آنا ہے، یہ تو انہیں خود بھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، انہیں بس پاؤں میں تھوڑا سا فریکچر ہو گیا ہے، یہ 1 ویک ریسٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے چند اور باتیں بتائی اور چلا گیا۔ چلو احد نے اسے سہارا دیا اور گاڑی میں بٹھایا۔ فلک بندری، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ احد نے گاڑی چلاتے ہوئے ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں باندر، میں ناراض ہوں تم دونوں سے، فلک نے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ موٹی موضوع سہریش کم تھی، سہریش نے کہا۔ تو شاپنگ پہ چلی گئی تھی، پتہ نہیں کیا کیا مسنی نے لیا ہے، فلک نے کہا۔ اچھا سنو، تم دونوں آئس کریم نہیں کھانی کیا؟ احد نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا، پھر کہہ کے بلند ہوئے، تینوں آئس کریم کھانے چلے گئے۔ ٹپس نمبر 2، آئس کریم کھاؤ، فلک نے سہریش سے کہا جو پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ ہاں کھاتی ہوں، سہریش نے کہا اور آئس کریم کھانے لگی۔ پھوپھو آنے والی ہیں کل، احد نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ فلک نے ہلکے انداز میں کہا۔ پھوپھو اپنی بیٹیوں کو بھی لے کر آئیں گی، نوری تو بہت چپکتی ہے، احد نے آئس کا ریپر پھینکتے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہاں بندر، وہ منحوس دانش دیکھو یہ کیسے گھورتا ہے، اور بھائی بھی نہیں، کون بچائے گا؟ فلک اپنی ٹون میں آتی دہائی دینے کی لگی۔ یہ کب آئیں گے؟ بہت یاد آ رہی ہے اب تو، سہریش نے بھی کہا۔ میسم بھائی تو تمہیں یاد آئیں گے، صرف محسن یاد آ رہے ہوں گے نا بندری، احد نے فلک سے تائید چاہی۔ بیچارہ میسم، اسے تو کوئی یاد نہیں کرتا، فلک نے کہا۔ جب گاڑی اندر داخل ہوئی تو نام لے شیطان حاضر، احد نے سامنے گاڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا میسم آ گیا، فلک چونکہ اس کے پیچھے تھی
سیرش کے اس لیے اسے نہ دیکھ سکی کہ اس کی گاڑی ہے۔ کبھی نہیں، میں سن رہی ہوں تم میرے بھائی کو کچھ بھی کہو گی، میرا بھائی اتنا ہینڈسم ہے، لڑکیاں مر مٹتی ہیں۔ شیطان لگتا ہے، سیرش نے دانت پیس کر کہا۔ پھر میں کیا کروں، لڑکیاں اندھی ہیں تو میں آنکھیں نکال کر نہیں دوں گی، مجھے تو شیطان لگتا ہے، فلک نے معصوم ہو کر کہا۔ کہہ کر بلند ہوتا ہوا فلک کے اندازے سے دفع ہو، میسنی کمینی بندری، سیرش نے کہا اور گھر کے اندر گھس گئی۔ پیچھے فلک اور راحت کی جنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ دلناز بیگم باہر آئی اور سیرش کا روم نیچے تھا، اس لیے ابھی فلک کو وہیں لٹایا تھا۔ بیٹا کچھ کھا لو، شہنیلا نے فلک سے کہا۔ ہاں کہہ کر لے کر آئے۔ ماما بدنی تو یہیں کھاتے ہیں نا، فلک کہا جو موبائل پر ٹائپ کر رہا تھا۔ شہنیلا بیگم کی آواز سن کر کہا، بیٹا تو چپ کر، وحید صاحب کو فون کر کے بتایا ہے میں نے، شہنیلا بیگم نے اسے کہا۔ السلام علیکم احد، یہ نور تھی جو کھڑکی سے سلام کر کے دروازے کی طرف مڑ رہی تھی۔ پلیز فلک، مجھے بچا لو پاپا سے بھی اور اس نور سے بھی، پلیز فلک، احد رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اوکے بندر، کیا یاد کرو گے؟ فلک ارسلان سے پالا پڑا ہے۔ فلک نے کالر اٹھا کر کہا اور سیرش جو ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی، احد کا چہرہ دیکھتے ہی کہہ لگایا۔ چپ کر میسنی، احد نے کہا اور دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے نور آ رہی تھی۔ اتنے میں نور پاجی محسن بھائی آئے ہیں، بلا رہے ہیں آپ کو، فلک نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہا۔ باقی محسن اور میسم، وحید صاحب، ارسلان صاحب مہرو سے مل رہی تھی۔ دلناز بیگم، ہماری بیٹی کہاں ہے؟ ارسلان صاحب نے پوچھا تو مہرو تو آگ بگولا ہو گئی۔ ہاں جاؤ ارسلان، مجھے پتا ہے تمہیں مجھ سے زیادہ اپنی بیٹی پیاری ہے۔ وحید صاحب تو چینج کرنے چلے گئے تھے، مہرو کے ساتھ صرف نوری آئی تھی اور کوئی نہیں۔ نور تو محسن کا نام سنتے ہی باہر آ گئی۔ کیسے ہو محسن؟ نور نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں نور، یہ سامان اوپر رکھ کے آؤ گی؟ محسن نے نور کو ٹالنے کے لیے کہا کیونکہ وہ 2 منتھ کے بعد آیا تھا گھر۔ جلدی سے السلام علیکم۔ محسن، میسم، ارسلان ایک ساتھ سلام کیا اور روم میں داخل ہوئی۔ مہرو بھی گیسٹ روم میں منہ پھیلا کر چلی گئی۔ وعلیکم السلام، تینوں بندروں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ارسلان صاحب نے فلک کو ماتھے پر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پاپا میں ٹھیک ہوں، بس پاؤں میں تھوڑا درد ہے۔ اچھا آپ آرام کریں، میں فریش ہو کے آتا ہوں، پھر ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں، ارسلان صاحب نے کہا اور چلا گیا۔ کیسی ہو؟ محسن نے پوچھا۔ ٹھیک بھائی، آپ کیسے ہیں؟ فلک نے پیار سے کہا۔ میں بھی ٹھیک دلہن، تم کیسی ہو؟ احد جو فلک کا دوپٹہ گھونگھٹ کر کے بیٹھا تھا ارسلان صاحب کے ڈر سے ابھی تک ایسے ہی بیٹھا تھا۔ بس تمہاری دلہن تیار ہے، تم بس بارات لے آؤ، مجھے اپنی بنا کر لے جاؤ۔ اس کی بات پر سب نے کہہ لگایا۔ کب آؤ گے؟ دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر ہو جائے۔ احد نے اپنی بے سری آواز میں گانے کی 2 لائنز گائی۔ چپ ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، میسم نے کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ اور میڈم آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ محسن نے سیرش سے پوچھا تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سیرش ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ احد اور فلک میسم کا کہہ کے سارے روم میں گونجے۔ یہ کوئی عزت نہیں ہے گھر میں، چلو میسم واپس چلتے ہیں، محسن نے جان بوجھ کر بلند آواز سے کہا۔ نہیں میں تو چلا سونے، اب تو جان تیری عزت، میسم نے کہہ کر یہ چلا گیا۔
हाय अल्लाह, क्या जमाना आ गया है, दोस्त दोस्त न रहा। ओके तुम दोनों बैठ के तालियां बजाओ। मोहसिन ये कहकर बाहर निकला तो सामने ही सारिश डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। बेटा आपको कुछ? शहनीला बेगम ने कहा। जी बड़ी मामा, एक कप चाय मिलेगी? मोहसिन ने कहा। जी बेटा आप फ्रेश हो जाए, मैं भेजती हूँ, शहनीला बेगम ने कहा। मोहसिन ऊपर चला गया। अपने रूम में जाने से पहले वो बराबर वाले रूम में घुसा जहाँ मिसम घोड़े गधे बेचकर सो रहा था। मोहसिन उसे देखा, अपने रूम में आ गया। मोहसिन और सारिश एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और ये बात घर में बच्चों के सिवा कोई नहीं जानता था। जाओ लूडो लेकर आओ, फलक ने कहा तो हाथ लूडो लेने चला गया। किस नंबर 3? साइश बेटे ये कॉफी मोहसिन को दे आओ, शहनीला बेगम ने कहा तो साइश जी मामा करते हुए कॉफी लेकर मोहसिन के रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर जगह जगह चीजें बिखरी हुई थी। कॉफी, साइश ने आहिस्ता आवाज में कहा। मोहसिन बालकनी में खड़ा हुआ था। सारिश ने कॉफी टेबल पर रखी और कहा कि अब मैं जाऊं। सारिश ने कहा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मोहसिन बालकनी से रूम में आया और कहा नहीं मुझे नीचे काम है। सारिश ने कहा तुम नाराज हो क्या सारिश? मोहसिन ने फिर कहा हाँ बहुत ज्यादा, सारिश ने जवाब दिया। तुम सो रही थी इसलिए मैं चला गया। मोहसिन ने सारिश को आराम से समझाना चाहा। मैं सो रही थी, मर तो नहीं गई थी। मोहसिन मुझे तुम ऐसे नहीं करना चाहिए था, और 2 मंथ भी सब्र नहीं होता। सारिश ने कहा अच्छा बाबा सॉरी, अब तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। ओके। सारिश और सारिश मेहरू सारिश को आवाज दे रही थी। मोहसिन ने दुहाई दियो के जालिम समाज आ गया है, अब मैं जाऊं? सारिश ने कहा तो मोहसिन ने उसको कहा कि हाँ तुम चली जाओ। फूफो, सारिश ने कहा क्या कर रही थी इतनी देर? और ऊपर मेहरू ने बड़े तेवर से पूछा। फूफो, मिसम भाई ने कहा कपड़े प्रेस कर दो, सुबह के लिए वो कर रही थी। अच्छा चलो अब नीचे। सबने डिनर की। अरसलान साहब ने रूम में फलक के साथ डिनर की थी। बाकी सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे सिवाय मिसम और मोहसिन की, क्योंकि वो दोनों सो रहे थे। भाई साहब मैं कल जा रही हूँ बस, मेहरू ने नखरे दिखाते हुए कहा। शुक्र है खुदा का, जान छूटी इस नूर की बच्ची से, आहद ने सारिश से गुस्सागोशी में कहा। क्यों बहन? वही साहब ने पूछा। मैं इस बार तुम लोगों को देखने आई थी एक दिन के लिए। अब माशाल्लाह से मेरे दोनों बेटे काम पे लग चुके हैं और फायदा की शादी फिक्स हो गई है, इसलिए मेहरू ने पहली दफा कोई जहरीली बात नहीं की थी। ओके बहन, जैसा ठीक लगे तुम्हें, वही साहब ने प्यार से कहा। और फायदा की शादी में जो हेल्प चाहिए थी वो बेझिझक कहना, वही साहब ने कहा। और सब सोने चले गए। अजान के बाद जैसे ही मिसम के कानों में पहुंची तो वो जल्दी वॉशरूम में घुस गए। तकरीबन सब उठ चुके थे सिवाय आहद और फलक के। वो नाम के मुसलमान थे। नमाज पढ़ने के बाद मिसम और मोहसिन अरसलान साहब और वही साहब के साथ जॉगिंग पे जा चुके थे। नूरी और मेहरू फजर वाली ट्रेन से घर जा चुकी थी। आज संडे था तो ये ऑफिस नहीं जाने वाला था। 10 बजे सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे थे। आहद भी आ चुका था। फलक के पाँव में दर्द था पर अरसलान साहब के कहने पर वो नाश्ते करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आई थी। अस्सलाम वालेकुम, फलक ने सलाम किया तो सब ने जवाब दिया। सब नाश्ता कर रहे थे। तुम दोनों कब तक यहाँ हो? वही साहब ने पूछा। आप कहें तो अभी चले जाएं, बेचारे इन दोनों की बजाय, आहद ने जवाब दिया। बंदर वैसे ही सही कहा, उन्हें घर में सुकून का मिलता है। फलक ने भी लुकमा दिया।
ओ बंदरी, तुम भी आई हो क्या? आहत को शरारत सूझी। हाँ, बंदर और बंदरी ना आए ऐसा हो सकता है भला? मीसम ने कहा। मीस ने, तुम तो चुप करो, फलक ने कहा। मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, तुम्हें क्या? मीसम ने लड़ने के अंदाज में कहा। चुप करो, बंदरियों से बात नहीं करते गधे, आहद ने मीसम से कहा। मैं तुम्हें गधा लगता हूँ? मीसम ने चौंक लहजे से पूछा। अभी बंदर अंधा तो नहीं है ना जो तुम उसे कोई हीरो लगोगे? जिस आंखों वाले से पूछोगे गधा ही तुम्हें कहेगा, फलक ने कहा। मोहसिन और सारिश तो एंजॉय कर रहे थे, बाकी सबका भी हंस हंस का बुरा हाल था। और शट अप, तुम तो बंदरी अंधी लगती हो। और रेली गधे, तुम तो चुप करो, फलक ने कहा। ओके, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद गधे और बंदरी से अल्लाह हाफिज आहद ने कहा और बाहर चला गया। चुप करो तुम दोनों, मैं आवाज ना सुनो किसी की, दिलनाज बेगम ने कहा तो दोनों चुप हो गए। भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि मोहसिन की शादी करा देनी चाहिए, अरसलान साहब ने कहा। हाँ, है तो बहुत अच्छी बात, शनीला बेगम ने कहा। पर किससे? दिलनाज बेगम ने कहा। वो बैद रजा है ना, जो अपने बिजनेस पार्टनर, उसकी बेटी है बड़ी प्यारी। वही साहब ने कहा। सारिश का तो हलक तक कड़वा हो गया और आंसू बहने को तैयार। मोहसिन ने जब सारिश का आंसू जब्त करता हुआ चेहरा देखा तो कहा कि बट पापा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मोहसिन ने कहा। दिलनाज बेगम शनीला बेगम के साथ वही साहब और सलान साहब भी शौक थे कि किसे पसंद करते हो? अपनी माँ से भी छुपाया। दिलनाज बेगम ने कहा। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं, और मैंने सोचा जब शादी की उम्र हो जाएगी तो सबको बता दूंगा। जब मेरी शादी की बात खोलनी है तो मैंने कह दिया। मोहसिन ने सबको शौक में देखा तो कहा। पापा, वो कौन है बेटा? शनीला बेगम ने कहा। बड़ी मामा, वो नाम भूल गया मैं। मोहसिन ने हंसी जब्त करते हुए कहा तो अरसलान साहब ने इसके कान खींचते हुए कहा। लगाओ एक पापा, दो लगा दें, बड़ी आशिकी मौशिकी चल रही है। अच्छा जी, मुझे बताओ वो कौन है? मीसम मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। कान तो छोड़ो, बताता हो, मोहसिन ने कहा तो अरसलान साहब ने कान छोड़े। सब मोहसिन के जवाब को मुंतजिर थे। सारी छूट के किचन में चलेगी। पापा, वो मुझे शर्म आ रही है, आप लोगों को बताते हैं, मोहसिन ने कहा तो सब कह के बुलंद हुए। पापा, सीरियस बात है, मैं सारिश से शादी करना चाहता हूँ। सारिश तो किचन में थी और उसके दिल बाहर आने को था। एक बार सब शौक थे सिवाय फलक और मीसम के, वो दोनों सबको देख रहे थे। ओके ठीक है बेटा, दिलनाज बेगम ने कहा। मोहसिन एक्सक्यूज करता हुआ ऊपर चला गया और मीसम भी अपने रूम में चला गया। फलक सारिश के पास किचन में आई तो सारिश ने फलक को जोर से गले लगाया। भाभी भाभी कंट्रोल, मैं मोहसिन भाई नहीं हूँ, मैं फलक अरसलान हूँ, फलक ने सारिश को तंग करने के लिए कहा। सारिश ने फलक को जोर से चुटकी काटी। भाभी अल्लाह रहम करे मेरे भाई पर। वही साहब और अरसलान साहब के साथ दिलनाज बेगम और शनीला बेगम भी बहुत खुश थी। दिलनाज की तो दिली तमन्ना पूरी हो गई थी। उन्होंने सारिश की रजामंदी ली तो सब बड़ों ने फैसला किया इस अगले इतवार को मंगनी के साथ निकाह भी कर देते हैं, क्योंकि सब एक घर की बात है, मंगनी मुनासिब नहीं। डिनर के टाइम सब मौजूद थे तो अरसलान साहब ने फैसला सुना दिया। किस नंबर 4? पापा, अगर हम चलेंगे तो? मोहसिन ने कहा। हाँ छोटे पापा, हमारा कोई पता नहीं है। मीसम ने कहा। तो बेटा आप अगर चले गए तो फिर हम जब आप आएंगे तब कर लेंगे। वही साहब ने कहा तो सब खामोश हो गए। रात का खाना खाकर सब साथ बैठे थे। वही साहब का मोबाइल रिंग हुआ। मेहरू की कॉल है। वही साहब ने कहा और कॉल अटेंड कर ली। भाई साहब, मुबारक को फायदा की शादी की डेट फिक्स हो गई है और आप लोग कल ही आ जाओ, क्योंकि मेरे अपने तो आपके सिवा कोई नहीं, मेहरून ने कहा। ओके मेहरू, हम कल शाम को आ जाएंगे, वही साहब ने प्यार से कहा। ओके भाई साहब, मैं हवेली की सफाई करवा देती हूँ, अल्लाह हाफिज, मेहरू ने कहा। कॉल कट हो गई। किस खुशी में मुबारकबाद पेश कर रही थी? शनीला बेगम ने कहा। वो फायदा की शादी की डेट फिक्स हो गई है, कल शाम को गांव चलना है, सब तैयारी कर लो, वही साहब ने कहा। फिर चाय
पीने लगे। अल्लाह करे नूर की शादी हो जाए। बेजार करते इस बंदरी ने आहद ने सरगोशी की, पर सब ने सुन ली थी। मोहसिन और मीसम तो गांव का नाम सुनकर कोमा में चले गए थे। सैरिश भी जाना नहीं चाहती थी, पर मजबूरी थी। पापा, मैं ना फौजी बनना चाहती हूँ, फलक ने चहकते हुए कहा। तुम्हारी बहन को क्या है, कभी पायलट बनती है, कभी डॉक्टर और कभी अब फौजी। मीसम ने मोहसिन के कान में सरगोशी की। क्योंकि ये फ्यूचर में तेरी बीवी की सिवा कुछ नहीं बनेगी। और दोनों को कह के बुलंद हुए। सॉरी डियर कजन, बंदे को फौज में सिलेक्ट नहीं करते। आहद ने अफसोस करते हुए कहा। शट अप, मैं पापा से बात कर रही हूँ, तुम दोनों क्यों हंस रहे थे? फलक को इन दोनों को कहकर जहर लगा था। और आहद उसे हर वक्त बंदरी कहना नहीं भूलता था। पापा, मैं सोच रहा था फलक की भी शादी कर देनी चाहिए। आहद का पीछे रहने वाला था। फलक ने इसके बालों पर हमला किया। और मामा बचाओ, आपका बेटा गंजा हो जाएगा, आहद ने चीखते हुए कहा। तो फलक ने कानों पर हाथ रख दिए। अल्लाह तो पर लड़कियों की तरह चीखते हो। फलक ने हाथ के चीखने पर चोट की और दौड़ लगा दी। अब फलक आगे आगे और हाथ पीछे। मीसम ने कहा, चलो जाकर सोते हैं। सबके कह के बुलंद हुए। और दूसरे दिन शाम को सब गांव पहुंच गए थे। वहाँ की हवेली गांव की बाकी हवेलियों से बड़ी थी। अहमद साहब की मौत के बाद अभी खोली थी। महर ने सफाई करवा दी थी। आज सैरिश, मोहसिन, मीसम, फलक गांव के पास एक नहर थी। बहुत खूबसूरत पानी था इसमें और बहुत से फूल लगे थे। नहर के किनारे वाकई एक अच्छा मंजर था। मीसम और फलक साथ चल रहे थे। खैर, इनको देखकर कोई भी कह सकता है कि या दोस्त बनकर चल रहे हैं। आहद अपनी तस्वीरें निकाल रहा था। फलक और मीसम नहर के पानी में पाँव डाले बैठे थे और फलक पानी से खेल रही थी। फलक ने बालों में पोनी टेल लगाई हुई थी और बहुत खूबसूरत थी। मोहसिन और सैरिज नहर के दूसरे साइड पर बने एक चबूतरे पर बैठे थे। फलक मीसम पर पानी फेंक रही थी। वो बहुत खुश थी। आहद अब इनके पास आ गया था क्योंकि इसका मोबाइल बंद हो गया था। चलो, मगरिब का टाइम हो गया है, मोबाइल भी बंद हो गया है। हमने कहा कल आएंगे, फिर वादा करो। मीसम फलक ने अपनी हथेली आगे की क्योंकि आज भी उन्हें मीसम लेकर आया था। किसी और को इजाजत नहीं थी कि गांव में घूमने फिरने की। ओके, वादा, कल तुम्हें पक्का लेकर आऊंगा, मीसम ने कहा। घर की तरफ चल दी। गांव में रिवाज था कि हर रात लड़कियां दुल्हन के घर जमा होती और ढोलकी बजा के डांस करती थी। सभी महरों के घर थी। नूर और गांव की कुछ और लड़कियां डांस कर रही थी। लड़कों का आना बना था, पर आहद को देखने का बहुत शौक था। फलक, कुछ करो, मैं भी चलना चाहती हूँ। आहद जिद कर रही हैं। आहद जिद करे और फलक न माने, हो नहीं सकता। अच्छा हो के एक बड़ी सी चादर लो, यहाँ वैसे भी रिवाज है घूंघट का, वो करके बैठ जाना, फलक ने मशवरा दिया। और हमने वाकई ऐसा किया और चादर में खुद को छुपा लिया और मेहरू के घर के आंगन में जाकर आहद और फलक बैठ गए। ओ फलक, तुम आई हो क्या? शुबाना, मेहरू की नंद की बेटी फलक की अच्छी खासी दोस्त थी। उसे शुबाना फलक से गले मिलने के बाद आहद के गले में हाथ डाले। जी फलक का कह के बुलंद हुआ क्योंकि आहद तो घूंघट में था और इस संधि ने फर्क भी महसूस नहीं किया था कि ये एक ताकतवर मर्द है।
फलक कहके लगाती पीछे को हुई और सैरिश का भी हाल कुछ अच्छा न था। वो भी जोर जोर से हंस रही थी। सब इनकी जब मतवज्जो हो गए थे और शबाना भी दोनों पागलों को देख रही थी। आहत ने चादर के अंदर से ही फलक को चुटकी काटे तो फलक खामोश हो गई और मेहरू से कहा, पुप्पो मुझे घर जाना चाहिए, चलो सैरिश मुझे लेकर चलो। फलक ने गिरने के अंदाज में सैरिश से कहा तो सैरिश भी उठ खड़ी हुई। क्या हुआ है बेटा फलक को? मेहरू ने कहा, पुप्पो आपको पता है इस पे काले बाबा का साया है, इसलिए उसे दौरे पड़ते रहते हैं। सैरिश ने हंसी जब्त करते हुए कहा, अच्छा बेटा जल्दी लेकर जाओ, मेरे घर पे ना हो जाए। मेहरू ने कहा तो सैरिश जल्दी जल्दी वॉकआउट कर गई। सब फिर से अपने आप में गुम हो गए तो आहत ने मौके पर ही गायब हो गया। पर कोई था जिसने आहत को इस हालत में देख लिया था। फलक और सैरिश जैसे ही घर में दाखिल हुए सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। फलक और सैरिश का कह के बुलंद हुए तो सबने इनकी तरफ देखा और सैरिश ने आहत का सारा सीन बता दिया तो मीसम और मोहसिन की भी हंसी छूट गई। सैरिश और फलक सो रही थी जब आहत आराम से चलते हुए फलक को उठाया। रात को तो सोने दो, फलक ने बेजार होते हुए कहा, आज मैं एक सीक्रेट बात बताऊं। आहत ने कहा तो फलक को मजबूरन जाना पड़ा। वो दोनों भाई सोफे पर आमने सामने बैठे थे। क्या हुआ? अब बोलो भी, कौन सी माँ पसंद आ गई है तुम्हें जो मुझे मौत से उठाया है? फलक को नींद से उठाना मतलब शेर के पिंजरे में हाथ डालने के बराबर है। माँ तो कोई पसंद नहीं है, यही बस एक हसीन दादी पसंद आ गई है। अच्छा फिर अभी बारात लेकर चलनी है क्या? फलक ने कहा, कभी तो चुप हो जाया करो, सुनो मेरी बात। पहले आहत ने उसे चुप करवाया। हाँ सुन रही हूँ, बताओ। आहत को गुस्से में देखकर फलक सीरियस हो गई क्योंकि वो कभी कभी करता था इस तरह की बातें। अभी नाम है। आहत को समझ नहीं आया बात कहाँ से शुरू करूँ। अच्छा नाम है, पुप्पो की नंद की बेटी है, शहर से शादी में आई है, इससे मुलाकात भी हो गई है और नंबर एक्सचेंज हो गए हैं। आहत ने वजाहत की। और ये सब कब हुआ? फलक ने पूछा। जब तुम पे काले बाबा का साया हुआ था। आहत ने दांत पीस कर कहा, बकवास बंद करो, मुझे डर लगता है बांदर। फलक ने कहा, ये बात सुबह भी हो सकती थी। फलक ने कहा, हाँ बस मसला ये है कि आहत ने कहा, अच्छा वो क्या? वो दानिश है ना, वो पसंद करता है अभिया को और पुप्पो ने रिश्ता भी मांग लिया है और इसकी नंद ने सोचने का वक्त मांगा है। ओ अशीट, अब क्या होगा तेरा कालिया, इसलिए तो तुम्हें उठाया है। आहत ने कहा। मीसम जो नीचे पानी लेने आ रहा था वो रुक गया और छुपकर की बातें सुनने लगा। मैं क्या करूं? फलक ने एक आईब्रो उठाकर कहा। आइडिया दो, आहत ने कहा। मैं क्या आइडिया दूं? फलक ने कहा, कुछ करो वरना मैं भाभी को बता दूंगा। आहत ने ब्लैकमेल करते हुए कहा। बकवास नहीं करो, सोचती हूँ कुछ, अभी ना आप आई ना लाइन पे। आहत ने कहा। वैसे तुम्हें क्या लगता है भाई नूरी को पसंद करते होंगे? आहत ने फलक को तंग किया। बकवास नहीं करो, वो सिर्फ मेरा है, ओके? फलक ने दांत पीस कर कहा। मिसम जो सीढ़ियों पर खड़ा था फलक की बात सुनकर हवाओं में उड़ने लगा। मिसम को जिस बात का डर था कि फलक और आहत एक दूसरे को पसंद करते हैं, आज वो बदगुमानी खत्म हो गई थी। ओ माय गॉड, सदके जाऊं। अब घर में आगे आगे बंदर पीछे बंदरी भागती फिर रही थी। तुझे अच्छा क्या हुआ? सुनो, चलो कॉफी बनाकर देता हूँ, फिर माइंड चलेगा। ओके चलो। और दोनों किचन में घुस गए। आहत कॉफी बना रहा था, फलक स्लीप पे बैठी गई थी। तुम दोनों क्या कर रहे हो इस टाइम पर? 2 बज रहे हैं। मिशन की तो पाँव जमीन पर नहीं आ रहे थे, फिर भी गुस्से की एक्टिंग करते हुए कहा, वो क्या है ना, सीक्रेट शेयर करने का ही टाइम होता है। आपको कोई सीक्रेट हो तो बताते जाओ। आहत ने शरारत लहजे में कहा। अच्छा तुम दोनों के
सीक्रेट बताओ। मीसर ने कहा और पानी पीने लगा। गिलास वापस रखे और बाहर चला गया। दरवाजे तक पहुंचकर कहा कि नहीं बताओ, मैं वैसे भी सब सुन चुका हूँ। आहद और फलक के तो तोते ही उड़ गए। जस्ट वेट एंड वॉच। एक आंख दबाकर फलक को बावर करा गए कि अब क्या होगा। फलक तो होश में नहीं थी। पता नहीं फलक सदमे से बोल रही थी। चलो उसे छोड़, तू बता भैया को क्या करूं। मुझे तो लगता है दानिश अब भैया को